मुद्दों पर गहन विचार विमर्श करने की प्रतिबद्धता भी जताई। यह सत्र संसद के लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत करने और नागरिकों की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का अवसर प्रदान करेगा। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो।
ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को।
तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदले। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चले, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है, जो कि 19 दिसंबर 2025 तक चलेगा। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्ण संसद पहुंचे और पहली बार राज्यसभा की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह भी संसद पहुंचे। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव ने भी शीतकालीन सत्र में भाग लिया। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने आवास से संसद के लिए रवाना हुए हैं। सत्र के दौरान विभिन्न विधायी मामले, नीति और बजट संबंधी मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड के स्थापना दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे बता दी कि राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सेवा, साहस और करुणा में निहित नागा संस्कृति का गौरव पूरे देश में सराहा जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि नागालैंड के लोगों ने शिक्षा, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में अपनी वरिष्ठ पहचान बनाई है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि राज्य आने वाले वर्षों में समृद्धि और प्रगति के साथ आगे बढ़े और नागरिकों का जीवन खुशहाल बने। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र में 20वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में उपराष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को स्वर्ण, रजत पदक और डिग्रियां प्रदान की। उन्होंने इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में एनआईटी कुरुक्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि आने वाले समय भारत के युवा इंजीनियरों का है, जो देश को वैश्विक स्तर पर नई दिशा देंगे। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने छात्रों को नवाचार, शोध और स्टार्टअप संस्कृति को अपनाने का संदेश दिया और कहा कि तकनीक आधारित समाधान ही भारत की प्रगति को तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा के छठे सत्र के प्रारंभ होने पर संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि संसद राष्ट्र की अपेक्षाओं, जन आकांक्षाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च मंच है। अध्यक्ष बिरला ने उम्मीद जताई है कि सभी सांसद स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं को ऋण करते हुए सक्रिय रूप से भाग लेंगे और सत्र को सार्थक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि संसद का हर सत्र जन कल्याण, कर्तव्य और संयम की भावना को और मजबूत करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे, जिन पर मुख्यमंत्री ने तुरंत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा और हर शिकायत का समयबद्ध समाधान कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को मौके पर ही कई मामलों में कार्रवाई शुरू करने के आदेश भी दिए गए। और इसके साथ ही बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौके पर ही अधिकारियों को तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए, ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। और सीएम ने बता दें कि तुरंत ही समाधान निकालने के आदेश दिए।
उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज लोचन और सचिव संजय बेहरा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कटक में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका T20 मुकाबले के टिकट मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। मुलाकात में बता दें कि अधिकारियों ने मैच की तैयारी, दर्शकों की सुविधा और आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए टीम को शुभकामनाएं दी हैं। और इसके साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री चरण मांझी से मुलाकात की गई है, जहां बता दें कि दर्शकों की सुविधा पर ध्यान दिया गया है। और इसके साथ ही ओसी अधिकारियों ने सीएम मोहन चरण मांझी से मुलाकात करी, जहां बता दें कि मैच की टिकट दी गई हैं। और इसके साथ ही दर्शकों की सुविधाओं पर जोर दिया गया इस मुलाकात में। उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज लोचन और सचिव संजय बेहरा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कटक में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीकी T20 मुकाबले के टिकट मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। मुलाकात में ओसीए अधिकारियों ने मैच को तैयारी, दर्शकों की सुविधा और आयोजन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए ओसीए टीम को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुभांशु शुक्ला सेट फिडलेंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सुभांशु शुक्ला ने बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान, अनुशासन और ऋण संकल्प के महत्व पर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देश के युवा वैज्ञानिक क्षमता के दम पर भविष्य में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। स्कूल प्रबंधन ने उनके आगमन को विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसी हस्तियों से मिलने का अवसर बच्चों के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल रन के लिए खोल दिया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से बने इस हाई स्पीड एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर भारत की सड़क कनेक्टिविटी को बड़ा सुधार मिलने वाला है। अधिकारियों के अनुसार एक्सप्रेसवे पर पूरी तरह से बता दें कि चालू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर अब तक लगने वाले 6 से घंटे तक घटकर मात्र 2 से कम रह जाएगा। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ यात्रा समय कम करेगा, बल्कि ट्रैफिक जाम, दुर्घटना और प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी लाने की उम्मीद है। HIV एड्स की रोकथाम, उपचार और सामाजिक कलंक को दूर करने के उद्देश्य से एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली में छात्रों, शिक्षकों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों सहित लगभग 400 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने समाज में जागरूकता बढ़ाने और एड्स से जुड़े मिथकों को दूर करने का संदेश दिया। चक्रवात दितवा की तेज रफ्तार हवाओं से आरूपाड़ी गांव में भारी तबाही मचाई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण 3 एकड़ में फैले लगभग 450 केले के पेड़ पूरी तरह से उखड़ गए। स्थानीय किसानों को बड़े आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है और राहत उपायों पर विचार किया जा रहा है। और इसके साथ ही बता दें कि चक्रवात ने फसल काफी बुरी तरह से उजाड़ दी है। आरूपाड़ी गांव बुरी तरह प्रभावित हो गया है। 450 केले के पेड़ नष्ट हो गए हैं। किसानों को आर्थिक नुकसान हुआ है। प्रशासन से नुकसान का आकलन करने की मांग की जा रही है और प्रशासन लगातार कार्य में लगा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि आर्थिक नुकसान हुआ है, जहां बता दें कि 450 केले के पेड़ों को नुकसान हुआ है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। और इसके साथ ही बता दें कि प्रशासन पूरे नुकसान के आकलन में लगा हुआ है। राहत कार्य किए जा रहे हैं ताकि किसानों की परेशानी को जल्द से जल्द दूर किया जा सके।
और इसके साथ ही बता दें कि चक्रवात के चलते किसानों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चक्रवात की वजह से उनके पेड़ों, उनकी फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। जहां 450 से ज्यादा केले के पेड़ बता दें कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसके बाद से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और प्रशासन अब नुकसान के आकलन के लिए लगा हुआ है। और इसके साथ ही बता दें कि काफी ज्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है, जिसके बाद से किसानों के माथे पे चिंता की लकीरें हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव आयोग से बड़ी और बेहद ही खास खबर। चुनाव प्रक्रिया में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले बीएलओ यानी कि ब्लॉक स्तर अधिकारी अब डबल सैलरी पाने वाले हैं और पहली बार बता दें कि रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और उनके भी मानदेय मिलेगा। यह ऐलान कर्मचारी की मेहनत को मान्यता देने के साथ ही आने वाले चुनावों की प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आइए विस्तार से जानते हैं कि फैसले का असर क्या होगा और इससे किस तरह से चुनाव प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के लिए नई सैलरी का ऐलान किया है। इसके मुताबिक बीएलओ को अब डबल सैलरी मिलेगी, जबकि पहले वेतन वृद्धि का अंतिम बदलाव 2015 में हुआ था। बीएलओ की जिम्मेदारी सिर्फ मतदाता सूची तैयार करने तक सीमित नहीं है। इनकी भूमिका चुनाव के हर चरण में बेहद महत्वपूर्ण होती है। मतदाता जागरूकता, मतदान केंद्र का निरीक्षण और स्थानीय चुनाव की व्यवस्थाओं का संचालन, ये सभी काम बीएलओ के दायरे में आते हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि कर्मचारियों को ये बढ़ा हुआ मानदेय देने का उद्देश्य उनके काम और मेहनत को मान्यता देना है। वहीं पहली बार इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और उनके असिस्टेंट को भी मानदेय मिलेगा, जो अब तक नहीं मिलता था। वहीं बीएलओ अधिकारी का वेतन दोगुना किए जाने पर मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि बीएलओ के माध्यम से समय समय पर हम उनसे जो काम लेते थे वो सीमित था और उनका पारिश्रमिक निश्चित रूप से कम था। वे लंबे समय से अनुरोध भी कर रहे थे, इसलिए सरकार ने बेहतर निर्णय लिया है। इसका हम स्वागत करते हैं। हम जितना काम उनसे समय समय पर बीएलओ से लेते थे और उनका पारिश्रमिक निश्चित तौर पर कम था, बहुत दिन से उनके तरफ से मांग भी उठ रही थी, तो सरकार ने बेहतर फैसला किया है। हम लोग स्वागत। बीएलओ या ब्लॉक स्तर अधिकारी चुनाव प्रक्रिया का लीड होते हैं। वे मतदाता सूची के अपडेट, नए मतदाताओं की नामांकन प्रक्रिया और मतदान केंद्रों की तैयारियां में काम करते हैं। स्थानीय चुनाव में उनका काम चुनौतीपूर्ण होता है। कभी उन्हें ग्रामीण इलाकों में जाकर मतदाताओं को जागरूक करना पड़ता है, तो कभी चुनाव के दौरान लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करनी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएलओ की मेहनत और समय चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक बीएलओ की सैलरी डबल होगी। इसका मतलब जो वेतन पहले उन्हें मिलता था, अब उसे दोगुना कर दिया गया है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स और उनके असिस्टेंट को पहली बार मानदेय मिलेगा। सरकार ने इसे लागू करने के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान भी किए हैं। कई राज्यों में पहले से बीएलओ का वेतन अलग अलग था, लेकिन अब ये निर्णय पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। इससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनके काम में स्थिरता आएगी। बीएलओ और इलेक्टोरल ऑफिसर की सैलरी में अंतिम बड़ा बदलाव 2015 में हुआ था। उस समय भी इसका उद्देश्य कर्मचारी को उनकी जिम्मेदारी के अनुसार प्रोत्साहित करना था, लेकिन अब 2025 में यह ऐलान और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पिछले सालों में बीएलओ की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब चुनाव आयोग ने उनके काम की गंभीरता को देखते हुए नई सैलरी और मानदेय देने का निर्णय लिया। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये कदम कर्मचारियों के लिए सम्मान के साथ साथ उनके काम की गंभीरता को भी दर्शाता है। अब हमें अपने काम के लिए उचित सम्मान और प्रोत्साहित मिलेगा, कहते हैं एक पूर्व बीएलओ। और इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन के अधिकारी भी इस फैसले से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में वे और बेहतर काम कर सकेंगे। इस फैसले का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं, आम मतदाता भी इससे लाभान्वित होंगे। तो ये थी चुनाव आयोग का ऐलान, जिसमें बीएलओ और इलेक्टोरल ऑफिसर की सैलरी और मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये कदम न सिर्फ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आने वाले चुनाव को और ज्यादा पारदर्शी और मजबूत बनाने में मदद भी करेगा। चुनाव प्रक्रिया की सफलता में
उनका योगदान अनमोल है और अब उन्हें इस मेहनत का उचित सम्मान भी मिलेगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही।